नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो हम शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उनमें हमारी 2 सीरीज हो गई थी। आज हम थर्ड लेक्चर्स ले रहे हैं और ये लेक्चर हमारी इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम बचे हुए सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के आंसर हम लेकर के आ रहे हैं। ओके, कल के लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हम कैसे रूपांतरण करते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम 6 पढ़ रहे हैं और 6 में हम ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर है हमारा द्विरेखिक रूपांतरण एवं अन्य प्रतिचित्रण, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर मैपिंग। ओके, तो इसके अंदर जो हमारे पास में है द्विरेखिक रूपांतरण पर जाने से पहले हमें ये डाटास हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम द्विरेखिक रूपांतरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएगी। तो शॉर्ट आंसर है, तो एक या 2 लाइन में हमें आंसर्स देने हैं। तो देखते हैं बन की क्या डेफिनेशंस होगी। स्टार्ट हम स्थानांतरण से करते हैं। ट्रांसलेशंस क्या होगा? स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसे ही यहाँ हम स्थानांतरण का मतलब जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन में जाना, इसे हम स्थानांतरण बोलेंगे। कोई फंक्शन होगा वो ट्रांसफर होगा, उसे हम स्थानांतरण बोलेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या देंगे स्थानांतरण की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में? वो हमारी डेफिनेशंस होगी फलन जेड प्लेन। ओके, जेड प्लेन, फलन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में W बराबर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस बी, जहां बी समिश्र अचरांक या कांस्टेंट। ओके, समिश्र अचरांक या अचरांक को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जहां बी समिश्र कांस्टेंट है, समिश्र कांस्टेंट है, स्थानांतरण कहलाता है। ओके, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। तो छोटी सी डेफिनेशन है, रह जाएगी हमारे याद। फलन जेड प्लेन, देखो स्थानांतरण 2 प्लेन में स्थानांतरण कर रहे हैं, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। ये हम जानते हैं डब्ल्यू का मान एफ ऑफ जेड होता है, इसका मान याद रख लेना जेड प्लस बी। और ये जो कांस्टेंट है, हम सिंपल से स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। ये जो कांस्टेंट है, क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो कांस्टेंट भी हम किसके लेंगे? कॉम्प्लेक्स के ही लेंगे। कॉम्प्लेक्स के ही कांस्टेंट होंगे। अब ऐसा तो नहीं कॉम्प्लेक्स पढ़े और कांस्टेंट हम रियल के लेकर के आए। ओके, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के ही कांस्टेंट होंगे। तो ये होंगे हमारे पास में, इसे स्थानांतरण कहते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन है, रह जाएगी याद। घूर्णन की बात करें, घूर्णन और भी सिंपल है। घूर्णन का मतलब हम उसे किसी एंगल्स पे घुमाएं, किसी एंगल्स पे घुमाएं, और एंगल्स पे घुमाने को हम घूर्णन होगा हमारा, घूमेगा वो। तो उसके इसकी जो हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस होगा हमारा z इक्वल्स टू w इक्वल्स टू a z, जहां a क्या है हमारा? a है हमारा कोस थीटा प्लस आयटा साइन, इसे अल्फा ले लो, एंगल्स साइन अल्फा या थीटा ले लो, जो मर्जी है ले लो। ये e की पावर आयटा थीटा, जहां a घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ओके, सिंपल सी है, z इक्वल्स टू az। और ये जो हम कांस्टेंट्स की जो बात करते हैं, ये कांस्टेंट इस फॉर्म में होगा और इस फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? घूर्णन बोल देंगे। रह जाएगा यार, सिंपल सा है। w इक्वल्स टू az, जहां a हमारा इस फॉर्म में हो, और ये हम जानते हैं आयलर थ्योरम से e की पावर आयटा अल्फा होगा, e की पावर आयटा अल्फा होगा। जो यहाँ वैल्यू होंगी वो यहाँ होगी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी आवर्धन। सिंपल,
और भी सिंपल डेफिनेशंस होगी इसकी, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, ओके, और इसी में हमारा संक्षिप्तीकरण भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारी सेम इसी प्रकार से W इक्वल्स टू ए जेड, W इक्वल्स टू ए जेड, यदि जहां, या ऐसे लिख लो, W इक्वल्स टू ए जेड में यदि a ग्रेटर देन है 1, ओके, a नॉट इक्वल 1 की बात करें हम, a ग्रेटर देन 1 है तब तो कहलाएगा ये हमारा आवर्धन या मैग्निफिकेशन, ओके, आवर्धन। और यदि a का मान हमारा लेस देन 1 है तब ये कहलाएगा हमारा संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण या कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन, ओके, वेरी इजी। इसकी डेफिनेशन होगी हमारी आवर्धन, और आवर्धन में ही यदि आवर्धन हमें याद है हो गई तो संक्षिप्तीकरण या कॉन्ट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ये हमें फॉर्म या वही फॉर्म यहाँ लिखना है, W इक्वल्स टू ए जेड। यहाँ a ये नहीं है, ये केवल घूर्णन के लिए था। यहाँ ये यदि a का मान 1 से हमारा ग्रेटर देन 1 है, a यदि 1 से ग्रेटर देन है, जो भी मान है इसका एक कांस्टेंट होगा हमारा सेमिश्र कांस्टेंट, तो इसका मान यदि 1 से ग्रेटर देन है तब तो ये आवर्धन कहलाएगा, और यदि ये 1 का मान 1 से लेस देन है तब ये संक्षिप्तीकरण या कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। ओके, वेरी इजी डेफिनेशंस है हमारे पास में। रैखिक रूपांतरण और भी इजी डेफिनेशन है, रैखिक रूपांतरण। तो रैखिक रूपांतरण देखो, रैखिक है मतलब लीनियर है, रैखिक मींस लीनियर। तो ये जो W है हमारा, ये लीनियर होगा हमारा, a z प्लस b लिख दो या अल्फा z प्लस बीटा लिख दो, जो मर्जी है वो लिख दो, बस कांस्टेंट, दो कांस्टेंट हमें इंक्लूड करने हैं। तो W बराबर अल्फा z प्लस बीटा, जहां अल्फा बीटा कैसे हैं, समिश्र अचरांक है, ओके, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स। तो W इक्वल्स टू अल्फा z प्लस बीटा, जहां अल्फा बीटा समिश्र अचरांक है, क्या कहलाएगा हमारा, रैखिक रूपांतरण कहलाता है, रैखिक रूपांतरण कहलाता है। सिंपल सा है रैखिक रूपांतरण मतलब W एक तरफ लेना है हमें, हर में हम W एक तरफ ले रहे हैं, ओके, यहाँ भी हमने W एक तरफ लिया है, W हमें एक तरफ लेना है, एक W प्लेन लेना है, एक Z प्लेन लेना है। तो W हमारा W प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल वाली कंडीशन हमारे Z प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो W इक्वल्स टू अल्फा Z, देखो ये Z भी 1 डिग्री का, W भी 1 डिग्री का, तो ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं, रैखिक। तो रैखिक का रैखिक में ही ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, तो इसे बोलते हैं हम रैखिक रूपांतरण। क्या बोलेंगे इसे हम, रैखिक रूपांतरण। सिंपल सा है, रह जाएगा हमारे हाथ। नेक्स्ट है हमारा द्विरेखिक रूपांतरण। द्विरेखिक रूपांतरण, इसे रैखिक भिन्नात्मक रूपांतरण भी बोलते हैं, रैखिक भिन्नात्मक। और इस द्विरेखिक रूपांतरण को सबसे पहले मोबियस ने दिया था। द्विरेखिक रूपांतरण सबसे पहले किसने दिया था, मोबियस। इसके नाम पर इसे मोबियस रूपांतरण भी कहा जाता है। तो द्विरेखिक रूपांतरण को आप तीनों ही नाम याद रखोगे, द्विरेखिक रूपांतरण भी, रैखिक भिन्नात्मक रूपांतरण भी, और मोबियस रूपांतरण भी। मोबियस क्यों पढ़ा, क्योंकि मोबियस ने सबसे पहले ये रूपांतरण दिया था, तो उनके नाम पर हम इसे मोबियस रूपांतरण कहते हैं। तो क्या होगी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, देखो W एक तरफ आने वाले हैं, तो W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहां ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल 0। W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहां ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल 0। तो इसे बोलते हैं हम द्विरेखिक रूपांतरण, तब इसे हम द्विरेखिक रूपांतरण बोलेंगे। ओके, ये द्विरेखिक रूपांतरण होगा हमारा। और AD माइनस BC क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल 0। फिर उसके बाद में बात है हमारी वज्रानुपात। वज्रानुपात सिंपल डेफिनेशन है, यदि Z1, Z2, Z3, Z4 हमारे अलग अलग भिन्नात्मक हैं, अलग अलग भिन्न या फ्रैक्शन है, तब देखो इसे इस क्रम में याद रख लो, Z1 माइनस Z2, Z1 के बाद में कौन, Z2, फिर ब्रैकेट बंद, Z2 के बाद में कौन आएगा, Z3 माइनस Z4 अपॉन में
फिर यहाँ Z1 से स्टार्ट किया, अब Z2 से स्टार्ट कर दो, Z2 माइनस Z3, Z3 के बाद में Z4 माइनस Z1, Z1 से स्टार्ट किया माइनस Z2, फिर Z2 के बाद में Z3, फिर माइनस Z4, इस बार Z2 से स्टार्ट करो, Z2 माइनस Z3, Z3 के बाद में Z4 माइनस Z4, ये कहलाता है हमारा वज्रानुपात, वज्रानुपात। ओके, इसे बोलेंगे हम वज्रानुपात। यदि अलग अलग भिन्न है तब इसे वज्रानुपात कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्तर या निश्चर बिंदु, स्तर या निश्चर बिंदु, इसकी हम डेफिनेशंस क्या देंगे वो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्थिर या निश्चर बिंदु की डेफिनेशन। द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वे बिंदु जो रूपांतरित बिंदु के संपाती होते हैं, स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु कहलाते हैं। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है आज हमारे। तो ये सिंपल सी एक डेढ़ लाइन की याद रह जाएगी हमारी। तो स्थिर बिंदु या निश्चल बिंदु हम किन्हें कहेंगे? द्विरेखिक रूपांतरण। ओके, कैसा है रूपांतरण? द्विरेखिक है के अंतर्गत वे बिंदु जो रूपांतरित बिंदु है, जो बिंदु रूपांतरित हो रहे हैं उनके कैसे है? संपाती है, कोइंसाइडेंट, कोइंसाइडेंट। तो वे बिंदु क्या कहलाएंगे? हमारे स्थिर बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं रेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। तो रेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप हम क्या देंगे? W माइनस एल्फा अपॉन में W माइनस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा Z माइनस एल्फा अपॉन में Z माइनस बीटा, जहां एल्फा बीटा हमारे कैसे हैं? एल्फा बीटा हमारे द्विरेखिक रूपांतरण की परिमित स्तर बिंदु तथा लैम्डा सम्मिश्र कांस्टेंट। ओके, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, सम्मिश्र अचरांक है, सम्मिश्र अचरांक है, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप कहलाता है। ओके, द्विरेखिक रूपांतरण है, इसका सामान्य रूप कहलाएगा, अचरांक है, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप कहलाता है। लिख देंगे आगे, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप कहलाता है। तो द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप हम किसे कहेंगे? W माइनस एल्फा W माइनस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा Z माइनस एल्फा Z माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा तो क्या है हमारे? ये तो हमारे स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु की डेफिनेशन में हमने देखा कैसा होना चाहिए? द्विरेखिक रूपांतरण, और यहाँ परिमित हो बदल देना। और लैम्डा क्या है? हमारे सम्मिश्र अचरांक है। ये हो गया द्विरेखीय रूपांतरण। एंड जो 9 जो डेफिनेशन है जोकोवस्की रूपांतरण, जोकोवस्की रूपांतरण, ये क्या होगा हमारा? W इक्वल्स टू 1/2 Z प्लस 1/Z। सिंपल सा, W इक्वल्स टू 1/2 Z प्लस 1/Z जोकोवस्की रूपांतरण कहलाता है। W इक्वल्स टू 1/2 Z प्लस 1/Z जोकोवस्की रूपांतरण कहलाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें एक एक डेढ़ लाइन की डेफिनेशन है। शॉर्ट टाइप में ऐसे ही डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है, तो सिंपल सी है, याद हो गई होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 7 के ऊपर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 है, जिसमें ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट हम चाप कलनीय वक्र या रेक्टिफिकेबल कर्व से कर रहे हैं। क्या होगी इसकी डेफिनेशंस? ओके, तो ये डेफिनेशंस
मिक्सअप डेफिनेशन है, इसके प्रॉपर डेफिनेशंस देने की कोशिश की जाएगी ताकि आप इजीली समझ सको। तो एक हमने एक चाप लिया या कर्व जिसे हमने एल नाम दे दिया। ओके, एक एल चाप ले रहे हैं हम और कैसा है ये सतत है, कहीं पे भी कटा फिटा नहीं है। और हमने क्या किया, इस पर एन पॉइंट्स ले रहे हैं हम। एक पॉइंट हमने यहां से इसका पॉइंट स्टार्ट किया, हमने ये पॉइंट हमने Z1 लिया, Z2 लिया, फिर हमने Z3 लिया, Z4 लिया, ऐसे चलते चलते हम ZK-1 फिर ZK लिया, फिर आगे चलते हुए ZN-1 और यहाँ पे हमने ZN पॉइंट लिया। ओके, एक चाप लिया हमने L जो कैसा है, कंटिन्यूअस है, उसके ऊपर हमने n पॉइंट्स लिए और इन n पॉइंट्स को हमने मिलाते गए। ये Z1 Z2 को हमने Z3 से मिलाया, Z3 को हमने Z4 से मिलाया। ओके, आगे वाले पॉइंट्स को मिला रहे हैं, फिर यहाँ ZK-1 को ZK से मिलाए, ऐसे आगे आगे सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लास्ट इस ZN-1 को ZN से मिला दिया और इन सभी की लंबाई हम ऐड करते जाएं। सपोज ये L1 है, L2 है, L3 है, ऐसे ही LK-1, यहाँ LN, इन सभी को हम ऐड करें तो हमारे पास जो लंबाई मिले N, जो लंबाई हमारी N आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, 0 से तो ग्रेटर होनी चाहिए और इन्फिनिटी से छोटी। इसका मतलब कैसा होना चाहिए, अऋणात्मक वास्तविक संख्या, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तब हम इसे चाप कलनीय वक्र कहेंगे। ओके, अब इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे हमें लिखना है। ओके, तो चाप कलनीय वक्र क्या होगा, यदि L एक सतत वक्र है जिसका समीकरण z इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस y ऑफ t, जहां t कैसा है हमारा, अल्फा से ग्रेटर एंड इक्वल है और बीटा जो निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, t0 हमारा अल्फा, t1 हमारा अल्फा 1 एंड सो ऑन, tn हमारा बीटा। तब इन बिंदुओं के संगत n पर Z1 Z2 Zn बिंदु हैं, तब इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर प्राप्त वक्र की लंबाई स्मॉल l यदि अऋणात्मक वास्तविक या 0 से ग्रेटर n लेस देन इंफिनिटी है, तब इसे चाप कलनीय वक्र कहते हैं। और यदि इसका मान इन्फिनिटी जैसा आ रहा है, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तब ये कैसी होगी हमारे पास में एक अचापकलनीय वक्र। क्योंकि जो भी लंबाई होती है, लंबाई हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इतना तो हम जानते हैं, तो नेगेटिव तो इसका आने का सवाल ही नहीं है। तो हमारे पास में ये जो कंडीशंस होगी, या 0 केवल एक डॉट लिया हमने तो उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो भी हमारा नहीं। तो यहाँ हमारे पास में जो लंबाई है, इन सभी को हम जोड़ रहे हैं, चाप कलनीय मतलब हम उसको काउंट कर सके, मेजरमेंट कर सके।
तो यदि वो लंबाई हमारी काउंटेबल है तो होगी, यदि इन्फिनिटिव जैसी बन रही है उसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो क्या होगी, हमारी एच आपकर्णीय वक्र। ओके, तो यदि एल ये हमारा कर्व है, ऐसा कर्व बनाओगे, पॉइंट बनाओगे, उनको आप L1 L2 Ln तो लिखो ना लिखो, लेकिन एक कर्व बना के पॉइंट्स जरूर लिखोगे और उनको डॉट डॉट इनको मिला के एक सरल रेखा बताओगे। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। बुक की डेफिनेशन को सिंपल करके बनाई गई है ताकि आप इजीली उसे याद रख सको। यदि L एक सतत वक्र है जिसका समीकरण ये हो, अल्फा बीटा के बीच में हमारा T आएगा जो निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। T0 का मान अल्फा 0 है, T1 का मान अल्फा 1 है और Tn का मान इसका अपर मान बीटा है। इन बिंदुओं के संगत यदि L पर ये Z1 Z2 Zn पॉइंट्स हैं, जिसे T0 के संगत हमने यहाँ Z0 ले लिया, Z0 एक पॉइंट और बना देना आप, Z0 Z1 Z2 इस प्रकार से है, तब Z0 तब इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, एक दूसरे बिंदु को हम मिला रहे हैं पर प्राप्त वक्र की लंबाई, मिलाने पर वक्र की लंबाई मिलेगी, उन्हें हम ऐड कर रहे हैं तो L बनेगी हमारे पास में। यदि L कैसा है, ऐसा है, तब इसे हम क्या कहेंगे, चापकर्णीय वक्र कहेंगे, अदरवाइज इसे हम अचापकर्णीय वक्र कहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स के डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट है कंटूर। तो कंटूर हम कहेंगे, इसकी डेफिनेशंस, यदि परिमित संख्या में नियमित वक्रों की सतत श्रृंखला से, यदि को उठा दो, श्रृंखला से बनने वाले जोरदार वक्र या चाप को कंटूर कहते हैं। ओके, कंटूर की डेफिनेशन क्या होगी, परिमित संख्या में नियमित वक्र की सतत श्रृंखला से बनने वाले जोरदार वक्र को कंटूर कहते हैं। अब बात करें जोरदार वक्र क्या होगा, तो जोरदार वक्र की जो डेफिनेशन हम देंगे, यदि कोई फंक्शन हमारा ये है zt = x ऑफ t, या इसको आप ऐसे रहने तो x y का फंक्शन y ऑफ t, ये हमारा z का कोई समीकरण है, ये यदि t के एक से अधिक मानों के लिए संतुष्ट होता है तो इसे हम बोलते हैं बहुल बिंदु। क्या बोलेंगे, बहुल बिंदु। यदि z हमारा ये है, सतत फलन है, तब ये जो चाप बनेगा इसे हम सतत चाप बोलेंगे, और यहाँ ये z है वो t के एक से ज्यादा मानों के लिए संतुष्ट होता है तो इसे बोलेंगे बहुल बिंदु। और ऐसा सतत चाप जिसमें कोई बहुल बिंदु न हो, जोरदार वक्र कहलाता है। ओके, तो जोरदार चाप या जोरदार वक्र किसे कहेंगे, z कैसा है, एक सतत फलन है, और यदि z t के एक से ज्यादा मानों के लिए संतुष्ट होता है तो बहुल बिंदु बोलते हैं उसे। और ऐसा सतत चाप जिसमें कोई भी बहुल बिंदु न हो क्या कहलाएगा, जोरदार वक्र कहलाता है। और ये हो गई हमारे पास में कंटूर की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करें, सम्मिश्र रेखा समाकलन। तो सिंपल सी है इसकी डेफिनेशन। सम्मिश्र रेखा समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन c f of z dz, इंटीग्रेशन c f of z dz सम्मिश्र रेखा समाकलन कहलाता है। ओके, सम्मिश्र रेखा समाकलन कहलाएगा इंटीग्रेशन c f of z dz, और इसे c के सापेक्ष निश्चित समाकलन भी कहते हैं, निश्चित समाकलन भी कहते हैं। ओके,
ये होगा हमारा निश्चित समाकलन, और लास्ट में हम अनिश्चित समाकलन यहां देख लेंगे, तो इसे c के सापेक्ष निश्चित समाकलन भी कहेंगे। अब बात करते हैं हम वास्तविक रेखा समाकलन। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, pxy व qxy यदि वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है, तब इंटीग्रेशन p dx प्लस q dy, p dx प्लस q dy क्या कहलाएगा? हमारा वास्तविक रेखा समाकलन। तो इंटीग्रेशन p dx प्लस q dy हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक रेखा समाकलन। एक से संबंध या बहु संबंध की हम बात करें तो एक से संबंध दिख रहा है कि एक से ही रिलेशन होना चाहिए, बहु संबंध मतलब एक से ज्यादा। तो ये हमारे एक डायग्राम्स की हेल्प से इसे हम समझे। दो पॉइंट्स को मिलाने पर बना वक्र जिसके अंदर सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, सभी पॉइंट्स इसके अंदर हैं, ये कहलाएगा हमारा एक से संबंध प्रदेश। और एक हमने ये कर्व बनाया C, और इसके अंदर हमने दो अलग अलग कर्व्स बना दिए। एक भी यदि आपने बना दिया, केवल यदि आपने ये लिया, एक भी यदि आपने बना दिया जिसके अंदर इसके पॉइंट्स है, और ये आपने एक अलग बता दिया कि ये हमारा अलग है, ये अलग है, तो ये कर्व कहलाएंगे हमारे बहु संबंध। ओके, और ये कहलाएंगे हमारे एक से संबंध। एक से संबंध दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त वक्र, दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त वक्र यदि जिसमें सभी बिंदु, दो बिंदुओं पर मिलाने पर प्राप्त वक्र जिसके अंदर G के सभी बिंदु हो, जिसके अंदर G के सभी बिंदु हो, तो उसे कहेंगे एक से संबंध। और यदि दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त वक्र G के सभी बिंदु नहीं हो, G के सभी बिंदु नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं बहु संबंध प्रदेश। ओके, ये होगा हमारा एक से संबंध तथा बहु संबंध प्रदेश। इसमें एक ही क्षेत्र है हमारा, इसमें एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ G के सभी बिंदु हो, इसके अंदर यहाँ G के सभी बिंदु न हो। G मतलब जिसमें ये हम डोमेन में लेकर के चल रहे हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं पार काट या क्रॉस कट। पार काट या क्रॉस कट का मीन्स क्या होगा? हम ये जो बाहर वाले जो बहु संबंध है उसी में हम लेंगे, हम इसे एक लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दें, एक लाइन के द्वारा हम इसे ड्रॉ कर दें। तो ये जो लाइन है ए बी और ये सी डी, ओके, इसे हम एक लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दें, और ये जो कर्व है ये कर्व इन लाइन से मिलकर बना हो। ओके, यहां हम इसे ओपन कर दें, और यहां ये क्लोज है, यहां क्लोज है और यहां ओपन है, तो ये कर्व हमारा इस कर्व के अंदर आ गया। तो ये जो कर्व है ये ओपन हो गया, इसका मतलब इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया। तो ये जो लाइन है ए बी सी डी, इन्हें बोलते हैं हम पार काट या क्रॉस कट। तो पार काट या क्रॉस कट वे लाइन होती है जो बहु संबंधी प्रदेश को एक से संबंध प्रदेश में बदल देती है। ओके, तो ये हो गई हमारे पास में पार काट या क्रॉस कट की डेफिनेशन। उसके बाद में हम देखते हैं अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज। यदि G एक से संबद्ध प्रदेश है तथा f ऑफ z इसमें एक मानी व विश्लेषिक फलन है, तब फाई ऑफ z को अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, अनिश्चित
समाकल या प्रत्यवकल कहते हैं यदि फाई ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ z dz, जहां फाई ऑफ z g में विश्लेषिक फलन है तथा प्रत्येक z बिलोंग्स टू g के लिए फाई डैश z हमारा f ऑफ z है। तो ये होगी हमारी प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकल की एक डेफिनेशन। तो अनिश्चित समाकल या प्रति अवकल की डेफिनेशन, g कैसा है, एक से संबंध प्रदेश है और f ऑफ z इसमें एक मानी है और विश्लेषिक फलन है। तो फाई ऑफ z को हम अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज कहेंगे यदि हमारे पास में ये कंडीशन आ जाए और फाई ऑफ z क्या हो, g में विश्लेषिक होना चाहिए और z के प्रत्येक मान के लिए कैसा होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ z के इक्वल होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं फाई ऑफ z को अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज। अब अनिश्चित क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास में कोई लिमिट नहीं है। लिमिट होती तो निश्चित हो जाता, बट यहाँ लिमिट नहीं है तो ये कहलाएगा हमारा अनिश्चित समाकल। ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के क्वेश्चन। चैप्टर 8 में यही प्रॉपर्टीज यूज में होने वाली है, तो वहां आप केवल एक्स्ट्रा में नेम ऑफ थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद रख लेंगे। वे थ्योरम जिनके नेम से थ्योरम्स है उनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और चैप्टर 8 की प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां आप देख के, और वहां भी अच्छे से समझाए हुए हैं तो वहां आप देख लें। या तो फिर इसके अलावा आप क्या करें, केवल जो थ्योरम्स नेम वाली है उनके आप अलग से स्टेटमेंट लिख लें, वो पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम चैप्टर 9 के ऊपर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में ये सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम टॉपिक फर्स्ट वियुक्त विचित्रता से करेंगे। सबसे पहले हम विचित्रता की बात करें, सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे आपके पास में कोई ये फंक्शन है f ऑफ z, तो यहाँ z इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका एक सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि z इक्वल्स टू 2 पर f ऑफ z क्या बन रहा है, हमारा इन्फिनिटी बन रहा है। तो वे सभी पॉइंट जो फंक्शन को इन्फिनिटी पर लेकर के जाएं वो क्या कहलाते हैं, सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट। अब हम बात करते हैं वियुक्त विचित्रता क्या होगी। तो वियुक्त विचित्रता की जो डेफिनेशन हम देंगे वो दे रहे हैं हम, यदि z बराबर a, f ऑफ z की वियुक्त विचित्र बिंदु है, वियुक्त विचित्र बिंदु है, तब किसी डेल ग्रेटर देन 0 के लिए z माइनस a लेस देन डेल में a के अतिरिक्त कोई अन्य विचित्र बिंदु न हो। ओके, तब z बराबर a क्या कहलाती है, इसकी वियुक्त विचित्रता कहलाती है। ओके, वियुक्त मतलब हम उसे हटा रहे हैं, वियुक्त का मतलब हम उसे हटा सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई भी यहां हमारे पास में विचित्रता नहीं है, केवल इस इंटरवल में ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें केवल एक के अलावा और कोई विचित्रता नहीं होना चाहिए, विचित्र बिंदु न हो। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वियुक्त विचित्रता की एक डेफिनेशन। तो वियुक्त विचित्रता की डेफिनेशन z बराबर है f ऑफ z का वियुक्त विचित्र बिंदु है कौन, a।
तब किसी डेल ग्रेटर देन 0 की हम बात करें और ये एक इसका परिवेश होगा, एक के निष्कासित प्रतिवेश, एक को हमने उसमें से माइनस किया, लेस देन डेल में एक के अतिरिक्त कोई अन्य विचित्र बिंदु न हो। उसके बाद में बात करते हैं हम अपने विचित्रता या रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अपने विचित्रता या रिमूवेबल सिंगुलरिटी की जो हम डेफिनेशंस लेंगे वो होगी हमारी, यदि z बराबर a पर f ऑफ z का अस्तित्व न हो, परंतु लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z, परंतु लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z परिमित रूप से विद्यमान हो, तो ये क्या कहलाती है? अपने विचित्रता। तब z बराबर a अपने विचित्रता कहलाती। ओके, अपने विचित्रता की जो हम डेफिनेशन देंगे वो क्या होगी कि z बराबर a पर f ऑफ z का अस्तित्व नहीं है, इसका तो मान नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन यदि आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट z टेंड्स टू f ऑफ z आप अप्लाई कर रहे हो, तब वो क्या हो रहा है? हमारा परिमित रूप से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे बोल देंगे हम क्या? z बराबर a पर एक कैसी अपने परिविचित्रता। सिंपल सा हम एक बात देखें कि z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और z माइनस a, यदि ये कोई f ऑफ z है, तो यहाँ यदि हम z का a मान रखें तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन लिमिट हम अप्लाई करें तो इसे हम हटा सकते हैं। z माइनस a, z प्लस a, z माइनस a कैंसिल होगा, और यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो 2a आएगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो डायरेक्ट हम फंक्शंस के ऊपर वैल्यू तो परिभाषित नहीं हो उस पर फंक्शन, लेकिन जैसे हम लिमिट अप्लाई करें तो वहां पर वो क्या हो? परिमित रूप से विद्यमान हो, तो z इक्वल्स टू a क्या कहलाती है? हमारी अपने विचित्रता कहलाती है। अनंतक या पोल, अनंतक या पोल वो होते हैं जो फंक्शंस के वे मान जो फंक्शन को इंफिनिटिव देते हैं। ओके, फंक्शन z के वे मान जो फंक्शन को इंफिनिटिव पर पहुंचाए, या z के वे मान जो फंक्शन पर रखने पर फंक्शन का मान इंफिनिटिव होता हो, उसे हम अनंतक या पोल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या देंगे? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं, यदि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n f ऑफ z इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, यदि लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n f ऑफ z इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 जहां बाद में लिख देंगे एक n कोटि का अनंतक कहलाता है, n कोटि का अनंतक कहलाता है जहां n धनात्मक पूर्णांक व लैम्डा परिमित मान है। ओके, लैम्डा कैसा है? एक परिमित मान है, यहां हमने लिख रखा है नॉट इक्वल 0, और ये n कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका मान देखो, इसका मान यदि 0 आ रहा है, दैट मींस ये हट गया हमारा। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके अपॉन में ऐसा मान होगा,
इसकी वैल्यू हमने a रखी, इसका मान 0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड के अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन बना होगा, ताकि उसको कैंसिल करने पर ये हट गया। और इसके अपॉन में है तो अपॉन में 0 बनेगा, तो क्या बनेगा हमारा इंफिनिटिव। तो इससे हम प्रॉपर डेफिनेशन में इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इसका मान नॉट इक्वल 0 आ जाए। इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि इसके अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन होगा। अदरवाइज यदि यहां अपॉन में नहीं होगा तो इसका मान रखने पर इसका मान 0 बनेगा, क्लियर है। लेकिन नहीं बन रहा है, इसका मतलब अपॉन में होगा, और अपॉन में है तो वो इंफिनिटी बनाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में अनंतक पॉल। फिर बात करते हैं हम अनिवार्य विचित्रता। अनिवार्य विचित्रता की आप इसी प्रकार से डिफाइन करोगे, यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक का अस्तित्व न हो जिसके लिए लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a की पावर n f ऑफ z का मान अशून्य परिमित प्राप्त हो। ओके, इसका मतलब आपने ऐसा कोई भी n नहीं लिया जिसके लिए ऐसा मिले ही नहीं, अस्तित्व ही न हो कि इसका मान नॉट इक्वल 0 भी हो और परिमित भी हो। इसका मतलब या तो इसका मान 0 आ रहा है या फिर इंफिनिटिव आ रहा है। तो इस प्रकार की जो विचित्रता होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी अनिवार्य विचित्रता। ओके, जब हमारे पास में 0 मान नहीं आए, 0 के अलावा जीरो के अलावा मान नहीं आ रहा, परिमित नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो 0 होगा या इंफिनिटिव होगा, तब हमारे पास में कैसी होगी, वो अनिवार्य विचित्रता। उसके बाद हम बात करें वियुक्त विचित्रता की रीमान प्रमेय। तो वियुक्त विचित्रता की रीमान महोदय ने क्या प्रमेय दी, इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो भी आप याद रखोगे। तो जो रीमान प्रमेय है, रीमान प्रमेय का स्टेटमेंट है z बराबर a पर f ऑफ z बराबर a पर, या ऐसे लिख दो f ऑफ z बराबर a पर वियुक्त विचित्रता हो तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में मॉड f ऑफ z परिबद्ध हो मतलब बाउंडेड का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देगा, परिबद्ध हो, तब z बराबर a अपने विचित्रता होगी। ये दिया रीमान महोदय ने स्टेटमेंट कि यदि f ऑफ z बराबर a पर वियुक्त विचित्रता हो, कि f ऑफ z की z बराबर a पर कैसी विचित्रता है, वियुक्त विचित्रता, तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में, हमने a को हटा दिया, बचा हुआ जो प्रतिवेश है उसमें f ऑफ z का मैग्नीट्यूड लिया हमने, और वो कैसा है, हमारा बाउंडेड है, तब z बराबर a कैसी होगी, हमारी अपने विचित्रता कैसी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी बताने के लिए एक अच्छी थ्योरम है जिसे हम वियुक्त विचित्रता की रीमान प्रमेय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है हमारे पास में विश्लेषित फलन के शून्यक। तो इसका आप सिंपल सी डेफिनेशन दोगे कि z के वे मान जो फंक्शन में रखने पर फंक्शन का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाएंगे, विश्लेषित फलन के शून्यक कहलाएंगे। ओके,
जेड के वे मान जो फंक्शन में रखने पर या फलन में रखने पर हमारे पास में फलन का मान 0 हो जाए, क्या कहलाएंगे वो? शून्य। शाखा बिंदु हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर्वत्र विश्लेषिक फलन, सर्वत्र विश्लेषिक फलन सिंपल सी है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, विश्लेषिक मतलब विश्लेषिक है फलन। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ऐसे फलन जो सम्मिश्र तल के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में, ऐसे बोल दो तो वे फलन जो सम्मिश्र समतल, ओके, तो वे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक फलन हो, ऐसे फलन, ऐसे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक फलन हो, सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। ओके, क्या देंगे हम डेफिनेशन? ऐसे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक फलन हो, सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अनंत की फलन। तो ऐसे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में, ऐसे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में केवल इंफिनिटिव पर वियुक्त विचित्र बिंदु हो, ओके, तो वे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में केवल इंफिनिटिव पर ही विचित्रता रखते हैं, अनंत की फलन कहलाते हैं। तो अनंत की फलन की हम एक डेफिनेशन क्या देंगे? वे फलन जो संपूर्ण सम्मिश्र तल में केवल इंफिनिटिव पर ही विचित्रता रखते हो, क्या कहलाएंगे? हमारे अनंत की फलन। अब जो हमारी बची हुई है शाखा बिंदु, इसकी हम डेफिनेशंस दें। तो इसकी डेफिनेशंस के लिए हमने एक से संबद्ध परिबद्ध कोई प्रदेश बना दिया। ओके, एक से संबंध का मतलब इनके दो पॉइंट्स एक जगह हो, जुड़े हुए हो, और जो परिवेश है हमारा जी, उसके सभी बिंदु इसके अंदर समाये हुए हो। तो आप यहां हमने क्या किया? एक पॉइंट ओ लिया, यहां हमने एक पॉइंट ए लिया, ओके, और इसको हमने डैश 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 करके बता दिया, ये हमारा बी पॉइंट। ओके, अब हमने क्या किया? ये जो शाखा बिंदु होता है हमारा ब्रांच पॉइंट, ये क्या कंडीशन होती है? हमारे पास में ऐसे फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन कि जो इस पॉइंट पर, ये हमने एक पॉइंट माना, इस पॉइंट पर है, और वो इस परिवेश जो भी ये है हमारा कर्व, इस कर्व पर चलता हुआ आए और फर्स्ट राउंड में तो इस ए के ऊपर नहीं पहुंचे, इस ए के ऊपर नहीं पहुंचे, यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, कहीं और पहुंच सकता है, लेकिन ए के ऊपर नहीं पहुंचे। मगर दूसरे राउंड के अंदर, दूसरे राउंड में वो ए के ऊपर पहुंचता है। फर्स्ट राउंड में तो वो ए पर नहीं पहुंचता, लेकिन सेकंड राउंड में वो कहां? ए के ऊपर पहुंचता है। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं? हम इसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने ही नहीं दे। ओके, इसे हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने ही नहीं दे। तो हमने क्या किया? ये ए पॉइंट है, तो हमने इससे, जैसे यहां से चल रहा है, तो इस पर जाने से पहले हम कहीं पर भी एक पॉइंट बी ऐसा ले लेते हैं कि उसे ओ से बी से अनंत पर भेजते हैं। ये जो ओ बी है ना, ये कैसी है? हमारी एक शाखा होती है, या इसे हम कट बोल सकते हैं। हमारा ये तो कहलाएगा हमारा शाखा बिंदु। कब? जब हम इसे ए से फर्स्ट राउंड कंप्लीट ही नहीं करने, तो उसके बीच में हम एक ऐसी रेखा ओबी ले जो कहां पहुंचे? इसे इन्फिनिटिव के ऊपर पहुंचा दे, मतलब इसके बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर दे कि वो फर्स्ट राउंड करके इस ए पर पहुंच ही ना पाए। तो जो अवरोधक होगा
ओबी, ये ओबी अवरोध हो गया, हमने एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वो जो हम मूव कर रहे हैं वो फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट ही न करें। तो ये ओबी कहलाता है हमारा शाखा कट। ओके, शाखा कट या शाखा रेखा। और ये जो बी बिंदु है इसे बोलते हैं हम शाखा बिंदु। इसे क्या बोलेंगे हम? शाखा बिंदु। ओबी तो कहलाएगी हमारी शाखा रेखा या शाखा कट, और ये बी बिंदु कहलाएगा हमारा शाखा बिंदु। क्या है इसकी शाखा बिंदु की? हमें एक बार फिर से समझ लें कि हमने ए पॉइंट लिया, एक राउंड करने पर जो है कोई भी पार्टिकल कण इस कर्व के ऊपर वो ए पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरे राउंड अप पे वो इस पर पहुंचे, ऐसे तीसरे पर नहीं पहुंचे, चौथे पर पहुंचे। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने एक इसके मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न कर दिया ओबी से, जो कि कहां है? अनंत पर है, और ये कण इसे पार कर न सके, और ये कण इसे पार ही न कर सके, तब ओबी क्या कहलाती है? हमारी शाखा रेखा या शाखा कट। और ये बी बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा शाखा बिंदु। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम इसी प्रकार से देंगे कि कोई एक से संबद्ध प्रदेश जी है जिस पर कोई बिंदु ए है, तो यदि ए कोई कण इस परिवेश में चल के या इसके ऊपर चल के, या इसे आप नाम दे दो, सी नाम दे दो, तो कोई कण सी पर चलकर, कोई कण सी पर चलकर एक परिक्रमा या फर्स्ट राउंड में ए पर नहीं पहुंचे, लेकिन सेकंड राउंड या सेकंड परिक्रमा पर ए पर पहुंचे, तो इस समस्या से बचने के लिए हम एक उसके मार्ग में एक अवरोधक ओबी, एक अवरोधक ओबी ऐसा लगाते हैं या ऐसा खींचते हैं जिससे वो कण अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट ही न कर सके, या उस अवरोध को वो पार कर ही न सके। तो ओबी हमारी शाखा कट या शाखा रेखा कहलाती है, तथा बिंदु बी हमारा शाखा बिंदु कहलाता है। ओके, ए कोई पॉइंट पर कोई कण है, वो सी कर्व पर चल रहा है, फर्स्ट राउंड पर तो ए पर नहीं पहुंचे, सेकेंड राउंड पर वो ए पर पहुंचे। इस समस्या से बचने के लिए हमने उसके रास्ते में एक अवरोधक उत्पन्न किया ओबी, जिससे वो कण उसे पार न कर सके। तो ओबी हमारा शाखा कट शाखा रेखा कहलाएगा, बी हमारा शाखा बिंदु कहलाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर 9 के शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चन। ओके, चैप्टर 10 के अंदर यही डेफिनेशंस हमारी अप्लाई होने वाली है। 11-12 चैप्टर हमने सीरीज में अच्छे से किए हुए हैं, तो वहां इतने कोई ज्यादा शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चंस है नहीं, तो वो आप जब सीरीज देखोगे वहां आपके क्लियरली समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझाए हुए हैं। तो बाकी के जो 10, 11 और 12 है उनमें नहीं है इतने ज्यादा शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चन, आप वहां पर आप क्लियर कर लेंगे। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स के जो शॉर्ट्स टाइप के जो क्वेश्चंस की सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर से हम आपकी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।